हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल दीप एजुकेशन में। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने जीएस की आगे की सीरीज। जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अकबर द्वारा लड़ा गया नवीनतम युद्ध था? ऑप्शंस हैं ए बैटल ऑफ तुकारॉय, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ थानेसरी, या सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। हिंदी में ये गलत लिख गया है, पानीपत है ये। तो सही आंसर आपको देखना है क्या होगा। मैं साइड हो जाती हूँ। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन बी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये जो लड़ाई है ये लड़ी गई थी, अकबर की तरफ से लड़ रहे थे आमेर के मान सिंह, जो इनके सेनापति भी थे उस टाइम, और दूसरी तरफ थे मेवाड़ के राजा। कौन होंगे? महाराणा प्रताप। इनके बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें ये जो थे पराजित हुए थे और इनकी विजय हुई थी। और ये जो पानीपत की लड़ाई है, आपको बताना है ये कब लड़ी गई थी? 1556 में। किस किस के बीच? इसमें भी अकबर थे एक तरफ और दूसरी तरफ थे वर्सेस हेमू। पानीपत की लड़ाई इनके बीच लड़ी गई थी। देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इंटरनेशनल एग्रीमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विच वन ऑफ दी फॉलोइंग? ऑप्शंस हैं आपके वाइल्ड लाइफ, रामसर स्थल, ओजोन लेयर, या विश्व धरोहर स्थल। क्या होना चाहिए सही आंसर? आप लोग बताएंगे देख के। वीडियो चाहे तो पॉज कर लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन सी, ओजोन लेयर से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके तहत क्या होता है? ओजोन परत को, जो भी एलिमेंट्स, गैसेस जो ओजोन परत को हमारे नुकसान पहुंचाती हैं, उनका आयात निर्यात उस पे रोक लगाई जाती है, और ऐसे तत्वों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई जाती है। तो इन्हीं से संबंधित जो समझौता किया गया था उसे हम कहते थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कब किया गया था ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, पहली बार कब किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय तटरक्षक का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके। ऑप्शन ए वीरेंद्र सिंह पठानिया, वी अनंत नागेश्वर, मनोज कुमार कटियार, या ऑप्शन डी जी अशोक कुमार। सही आंसर क्या है आप बताएंगे। देखिए, क्वेश्चंस को क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स जो है सॉल्व करना होता है, तब हमारे दिमाग में जाके ये ठीक तरह से बैठते हैं। एक क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा याद नहीं करना होता है, किसी भी चीज को हमें मल्टीपल टाइम उनको रिवीजन करना होता है, तब जाके हमारे अनकॉन्शियस माइंड में फिट हो पाती है चीजें। इसका आंसर देखते हैं। जिसका आंसर है वो है ऑप्शन ए, वीरेंद्र सिंह पठानिया। ये तटरक्षक के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। प्रश्न है चौथा। सोथियारा छिम को 64वें रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 के रूप में घोषित किया गया है, वह किस देश से संबंधित है या कहाँ के नागरिक हैं? ऑप्शंस हैं आपके कंबोडिया, फिलीपींस, जापान, या इंडोनेशिया। कहाँ से संबंधित होंगे? सोथियार छिम बताना है आपको। इनको 64वां रेमन मैगसेसे अवार्ड 2022 मिला है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा, इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक है। ये सोथियार छिम जो हैं
ये कंबोडिया से रिलेटेड हैं, सोथियारचिम। बट जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है, रेमन मैग्सेसे ये एक व्यक्ति का नाम है, ये फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे। इनके नाम पे इन पुरस्कारों को लॉन्च किया गया और रेमन मैग्सेसे जो अवार्ड्स हैं इनको एशिया का क्या बोला जाता है, आइडिया होगा किसी को? ये बोला जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है भैया, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो ये हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कारों को। समझ में आ रहा है? करेक्ट। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? बी आर अम्बेडकर ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी है? ऑप्शंस हैं सत्यार्थ प्रकाश, न्यू इकोनॉमिक मीन्स ऑफ इंडिया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या सावित्री। सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन जो है सत्यार्थ प्रकाश, न्यू इकोनॉमिक मीन्स ऑफ इंडिया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या सावित्री, क्या होना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग इसमें गैस भी लगा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश ये नहीं हो सकता। किसकी बुक है ये? दयानंद सरस्वती की। न्यू इकोनॉमिक मीन्स ये भी नहीं होगा। किसकी बुक है ये? किसकी बुक है ये? न्यू इकोनॉमिक्स, ये बुक है बिपिन चंद्र पाल। जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, देखिए जो बी आर अम्बेडकर थे इन्होंने जातियों के उद्धार पर बहुत ज्यादा जोर दिया है, तो इनकी बुक है बी आर अम्बेडकर की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या जातियों का विनाश। नेक्स्ट बुक है सावित्री, ये है श्री अरविंदो की बुक। तो इनमें से कोई भी आ जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन कालिया योजना, बड़ा शानदार नाम है, कालिया योजना के तहत राज्य के 41.85 लाख किसानों को 869 करोड़ की रकम दी है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो ऑप्शंस हैं आपके गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब या ओडिशा। सही आंसर क्या है ये बताना है आपको। क्या होना चाहिए? गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब, ओडिशा। अगर दिक्कत हो तो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। कि इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन डी, ओडिशा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सीएम पता होगा किसी को? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक, इन्होंने क्या किया है, वहां पे बाढ़ वाला काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है किसानों की फसलों को, तो क्या किया है, हर एक किसान के अकाउंट में इन्होंने डीबीटी के माध्यम से, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, डीबीटी होता है ये, हर एक किसान के अकाउंट में 2000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कोशिकांग को कोशिका के बिजली घर के नाम से जाना जाता है? बिजली घर यानी पावर हाउस ऑफ द सेल। ऑप्शन ए लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, एपेटस या प्लास्टिड। क्या होना चाहिए आंसर बताएंगे? मैं हट जाती हूँ, आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। ये सभी को पता होना चाहिए, बहुत आसान है, हलवा क्वेश्चन है। कोशिका का बिजली घर बोल रहे हैं, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है या प्रोटीन का डाइजेशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया, और सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोड्यूस करता है।
इसे सेल का बिजली घर या पावर हाउस भी हम कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित डैश यानी कि इनके बीच और भारत का समुद्री अभ्यास जिमैक्स का छठा संस्करण 17 सितंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। हमें बताना है भारतीय नौसेना और किसकी नौसेना के बीच जिमैक्स का छठा संस्करण इस तारीख को बंगाल की खाड़ी में संपन्न किया गया है। ऑप्शंस क्या हैं? जापान, सिंगापुर, चाइना, रशिया। क्या आंसर होना चाहिए सही? देखिए बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इन क्वेश्चंस में। देखिए जिमैक्स है तो जिमैक्स हम यहां से लगा लेंगे अंदाजा जापान। जापान प्लस इंडिया, इनके बीच में ये इसकी शुरुआत किसने की थी? ये जापान ने शुरू किया था इस युद्धाभ्यास को। और सिंगापुर और भारत के बीच में जो होता है उसे हम सिमैक्स बोलते हैं। इनका ऐसा कोई एब्रिविएशन नहीं है, होगा तो बताएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है? बहुत आसान सवाल है, बहुत ही सिंपल है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 2 हर्ट्ज से 20,000 20,000 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज से 2,000 हर्ट्ज। ऑप्शन सी है 20 हर्ट्ज से 2,000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। सही आंसर बताएंगे आप लोग? सभी को पता होना चाहिए, स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, सभी बच्चे पढ़ते हैं, फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री में भी कहीं कहीं पे इसको बताते हैं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये है हमारा ऑप्शन डी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये हमारी मनुष्य जो है यानी हम लोग जो हैं उनकी हियरिंग रेंज है, ये इसके बीच की ध्वनि हम सुन सकते हैं। बट जो चमगादड़ है, चमगादड़ इनके ऊपर की रेंज की ध्वनियों को सुनता है। अगर क्वेश्चन में पलट दे, मान लो यहाँ पे किलो हर्ट्ज लगा दिया जाए, फिर क्या होगा? डिवाइड कर देंगे हम 1000 से, ये हो जाएगा 0.02 किलो हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, गलतियां हो जाती हैं, कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि यूनिट चेंज कर देते हैं और वहां पे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, भूल जाते हैं, तो भैया दिमाग से, ठीक है। अगले प्रश्न पे देखते हैं क्या है। बिजली की चमक दिखाई देने की तुलना में गड़गड़ाहट की आवाज बहुत बाद में सुनाई देती है, ये क्या दिखाता है? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से 3 गुना है, 3 गुना यानी ज्यादा है। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से 2 गुना है। ऑप्शन डी है ध्वनि की गति प्रकाश की गति के समान होती है। भैया देखिए इसको डिस्कस करते हैं, ये तो नहीं होना चाहिए, समान तो नहीं है ना? 2 गुना नहीं है, 3 गुना भी नहीं है। ध्वनि की गति कई गुना ज्यादा होती है, हम नहीं कह सकते कितना गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा है। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है, इसीलिए हमेशा हमें पहले चीजें दिखाई देती हैं। जब बिजली कड़कती है तो पहले हम उसे चमक देखते हैं, बाद में वो हमें सुनाई देती है। जो एटमॉस्फेयर है हमारा, हवा है, इसके कारण भी जो ध्वनि है उसकी जो गति है वो कम हो जाती है, ठीक है। गलत नहीं करिएगा, ये क्वेश्चन अगर आता है तो क्वेश्चन जितना लंबा होता है उतना ही आसान होता है। लंबा क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं, तो आप लोग तो नहीं डरिएगा। अगला प्रश्न है 15 सितंबर 2022 को अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली? सिंपल क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं जेरेमियस चिटुंगा, आर्लेट चिविंडा, अब्देल मजिद तोब्बेने या फिर जोआओ लोरेंको।
ऑप्शंस भी थोड़ा सा टिपिकल है पढ़ने में, उनके नाम थोड़े से अलग होते हैं। क्या होना चाहिए सही आंसर? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा जाओ लोरेनको। इन्होंने सेकंड टाइम, इनका दूसरा कार्यकाल है ये, और इन्होंने शपथ ली है दूसरे राष्ट्रपति की। अगले प्रश्न को देखते हैं। वेयर इज कुंभ मेला नॉट हेल्ड? कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है? प्रश्न को सभी लोग ध्यान से पढ़िया कीजिए हमेशा, क्योंकि जो आंसर है ये क्वेश्चन में ही छुपा होता है। इन्होंने पूछा है कहाँ नहीं लगता है। प्रयागराज, उज्जैन, पुरी या हरिद्वार? ज्यादातर लोग मुझे लगता है बता लेंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। देखिए इसका सही जो आंसर है वो होगा पुरी। पुरी में जो है ये नहीं लगता है, क्योंकि उज्जैन में भी लगता है, प्रयागराज, इलाहाबाद यहाँ भी लगता है, और हरिद्वार में तो लगता ही है। बट जो प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, यहाँ पे अर्ध कुंभ भी लगता है, एक अर्ध कुंभ। जो लोग इलाहाबाद के होंगे या नॉर्थ इंडिया या यूपी से होंगे उनको पता होगी ये बात। ये हर 6 वर्ष में लगता है। बाकी इनका सबका 12-12 साल का टेन्योर है। इनमें सब में 12-12 साल में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या है? भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अंतर्गत कितने प्रकार की सजा का प्रावधान है? कितने प्रकार की सजाएं हैं? ऑप्शन ए है 3, 4, 5 या 6। कितने प्रकार की सजाएं आईपीसी के तहत दी जा सकती हैं? टेक्नोलॉजी है, थोड़ा देर से समझ में आती है, ठीक, तो बताना है आपको। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 5 प्रकार की सजाएं हैं। कौन कौन सी सजाएं होती हैं वो? फर्स्ट वन है, क्या होती है? लटका देना, मृत्युदंड। दूसरा होता है आजीवन कारावास या फिर होता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। थर्ड वन होगी कठोर या साधारण सजा, दोनों टाइप की हो सकती है। चौथा होगा इसमें आपकी संपत्ति जब्त कर लेना, ये भी एक सजा होती है। मान लीजिए कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लिया, किसी जमीन पे अवैध कब्जा कर लिया, तो वो आपकी क्या कर ली जाएगी? जब्त कर ली जाएगी। आप उस पे मालिकाना हक नहीं जमा सकते हैं। और अगला होता है नॉर्मल सा, लगभग सभी ने भरा होगा कभी ना कभी, जुर्माना। ट्रैफिक के नियम तोड़ने पर भी भरना पड़ता है, ठीक है। ये है 5 प्रकार की सजाएं जो आईपीसी के तहत दी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ। संविधान सभा के सदस्यों ने डैश को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया, यानी किस डेट को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा ये, पर देखते हैं। 26 नवंबर 1948, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1949। देखिए, समझिए, बताइए क्या होना चाहिए। मुझे नहीं लगता किसी का करेक्ट आंसर इसमें आएगा, बट देखते हैं। देखिए इसका जो सही आंसर है, हम लोग जब झंडा फहराते हैं 26 जनवरी, इसमें डेट भी नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। और अगले 2 दिन बाद ही क्या किया गया था? संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। बट एक और चीज, ये जो डेट है, ये इस दिन क्या हुआ था? संविधान दिवस मनाते हैं हम हर एक 26 नवंबर को। इस दिन क्या किया गया था? जो संविधान था, संविधान की कुंडली खंगालनी है हमको, इस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था, बनकर रेडी हो गया था। बाकी प्रोसीजर्स जो हैं हम धीरे धीरे इसमें करते रहे हैं। तो ये सारी डेट्स जो हैं इनको घोल के पी जाओ तुम लोग। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
ऑप्शंस हैं विटामिन सी, प्रोटीन, फैट या रफेज। क्या होना चाहिए सही आंसर? थोड़ा सा मैं हट जाती हूँ, दिखाई दे जिससे। विटामिन सी, प्रोटीन, वसा या रफेज। बहुत से लोग प्रोटीन लगा देंगे, कुछ लोग विटामिन सी लगा देंगे, बट इसका जो सही उत्तर है ये है विटामिन सी, वसा। वसा में सबसे अधिक कैलोरी होती है, सबसे अधिक ऊर्जा होती है। जब 2 दिन तक कभी कोई इंसान खाना ना खाए तो उसकी बॉडी कहाँ से लेती है एनर्जी को? उसके पास जो फैट होता है जमा हुआ बॉडी में, हमारी बॉडी में बहुत फैट होता है, तो जो फैट होता है उससे एनर्जी लेती है। और कई दिनों तक किसी को खाना ना दिया जाए तो दुबला होने लगता है, यानी कि जो बॉडी होती है फिर वो एनर्जी ले रही होती है प्रोटीन से। प्रोटीन यानी उसका जो बॉडी का मास होता है वो खाया जाता है सेल्स के द्वारा। तो भैया फैट भी जरूरी है हमारे लिए, एकदम फैट फ्री खाना भी सही नहीं होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेमेंट भुगतान बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अगेन हमें ठीक से पढ़ना है प्रश्न को, सही नहीं है ना। ऑप्शंस को देखते हैं। प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देना अनिवार्य नहीं है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इज नॉट मैंडेटरी। CRRR SLR आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। क्रेडिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं। या लास्ट वन, कोई NRI जमा नहीं। प्रश्न को देख लीजिए ध्यान से, जो भी डाउट्स होंगे हम आपको बताएंगे। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन सी, क्रेडिट कार्ड कैन बी इशूड। कैन बी इशूड, बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। इन्होंने इसका ऑप्शन जो है ये पॉजिटिव वे में दिया है, बट हमें इसका नेगेटिव फॉर्म निकालना है कि क्रेडिट कार्ड्स कैन बी इशूड या क्रेडिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं, तो ये नहीं करता है जारी। पेमेंट भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करता है, ये जारी करता है डेबिट कार्ड। हर प्रकार की ये जमा ले लेगा बट ऋण नहीं देगा, किसी भी टाइप का कोई भी लोन नहीं देगा ये। जैसे क्या होता है, एयरटेल पेमेंट बैंक होता है इसका एग्जाम्पल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शंस हैं आपके PV नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, IK गुजराल या VP सिंह। ये ऑप्शंस हैं, क्या होना चाहिए? सोचिए समझिए क्या होना चाहिए। 1985 की बात हो रही है, अखिल असम गण संग्राम के परिषद के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजीव गांधी, यही थे उस वक्त 1985। इसमें क्या किया गया था, असम के आंदोलनकारियों के साथ सरकार का समझौता हुआ था, और इस समझौते के तहत क्या कहा गया था, असम की जो संस्कृति है, असम की संस्कृति की जो सुरक्षा है वो भारत सरकार करेगी, समझौते के तहत था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। 7 से 18 नवंबर 2022 के मध्य UNFCCC के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 27वां सत्र COP27 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? या ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये अभी तक तो हो चुका होगा, बट हम देखते हैं क्या होगा इसका। शर्म एल शेख इजिप्ट ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है जेद्दा सऊदी अरब, ये सब इनके सिटीज के नेम हैं। मसाद ईरान या तेहरान ईरान। देखिए ऑप्शंस क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन ए, शर्म अल शेख इजिप्ट। यहाँ पे COP27, ये जो COP27 है
ये रिलेटेड है जलवायु परिवर्तन से। बहुत टाइप के सम्मेलन होते हैं, उनमें से ये भी एक है जो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए किए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन, ठीक है। तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? ये शर्म अल शेख, इजिप्ट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं आपके। ऑप्शन ए अरविंद अदिगा, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण या जुम्पा लाहिरी। ऑप्शन देखिए क्या होना चाहिए? अरविंद अदिगा, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण या फिर जुम्पा लाहिरी। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? देखिए ब्लू अम्ब्रेला, इसके जो आंसर है सही, ये पुस्तक के लेखक हैं, ये हैं हमारे रस्किन बॉन्ड साहब। इन्होंने लिखी है पुस्तक। ये एक बच्चों से रिलेटेड है पुस्तक। इस पे एक मूवी भी बनी हुई है, अगर फुर्सत मिले तो देखिएगा। सेम नाम से है, ब्लू अम्ब्रेला, और इसमें शानदार एक्टिंग की है पंकज कपूर जी ने। सेम नॉवेल पे आधारित है ये बुक। आपको वक्त मिले तो जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है ये। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डैश को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है, यानी किसे भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस हैं गैंगटॉक, कुर्ग, दार्जिलिंग या फिर शिमला। क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर? गैंगटॉक, कुर्ग, दार्जिलिंग या शिमला भारत के स्कॉटलैंड के रूप में। देखिए जो कुर्ग है इसको बोला जाता है भारत का स्कॉटलैंड, क्योंकि स्कॉटलैंड जो है काफी खूबसूरत जगह है, बहुत सुंदर वादियां हैं वहां पे। इसी प्रकार का जो हमारा कर्नाटक राज्य का कुर्ग है, ये भी इसी टाइप का है, काफी सुंदर है। और जो गैंगटॉक है पूर्व का स्कॉटलैंड किसे बोला जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड। आपको आता है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। नहीं आता है तो ये भी देख लीजिए, कुर्ग का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? इसको शिलोंग, जो मेघालय की कैपिटल है, राजधानी है, इसे हम पूर्व का स्कॉटलैंड भी बोलते हैं। ये भी प्रश्न आ सकता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी डैश त्योहार के विभिन्न नाम है, यानी किस त्योहार के विभिन्न नाम हैं? सभी को पता ही होगा, मुझे नहीं लगता है किसी को नहीं पता होगा। होली, गणेश चतुर्थी, दशहरा या मकर संक्रांति। तो क्लियर, मकर संक्रांति के त्योहार हैं ये। खिचड़ी, उत्तरायण, लोहड़ी। एक और है जो साउथ इंडिया में बोलते हैं, किस नाम से बोलते हैं इन त्योहारों को? साउथ इंडिया में इनको पोंगल के नाम से जाना जाता है। पूरे भारतवर्ष और नेपाल में ये त्योहार बड़े धूमधाम से एक ही डेट को मनाया जाता है, और वो डेट कौन सी है? 14 जनवरी। अब थोड़ा थोड़ा सा 15 जनवरी को भी ये शिफ्ट होने लगा है, क्योंकि अर्थ की जो रोटेशन है वो थोड़ा सा कम हो गई है। कैसे बनता है ये? जब सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है, यानी जो मकर रेखा है हमारी उसमें प्रवेश करता है सूर्य का उत्तरायण होता है। जब ज्योग्राफी की क्लास होगी वहां आपको बहुत डिटेल में मैं ये चीज बताऊंगी कि ये कैसे होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑलमोस्ट सभी जानते होंगे, तो आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है? ऑप्शंस हैं, मैं थोड़ा हट जाती हूँ, देख लीजिए। प्रोटीज, लाइपेज, पेप्टेज या एमाइलेज। आपको बताना है कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने में मदद करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा ऑप्शन डी, एमाइलेज। ये जो है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, इनको तोड़ता है या
सॉरी गलत क्या है, कार्बोहाइड्रेट लिखा ही हुआ है, ठीक है। एमाइलेज कार्बो, और ये बनता कहाँ है, किस बॉडी पार्ट में, ये बनेगा अग्न्याशय में। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि एमाइलेज किस अंग में बनता है, अग्न्याशय या पैंक्रियाज, ठीक। कोई कंफ्यूजन, मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कंफ्यूजन है भी आपको कोई तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में या फिर अलग से वीडियो बना के आपको जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूना पत्थर एक तलहटी होता है जो मुख्यतः किस से बना होता है या किस चीज से बना होता है। लाइमस्टोन इज सेडिमेंट्री मेनली कंपोज्ड बाय, तो ऑप्शन है इनके नाइट्रोजन ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या सही आंसर होगा इसका? ऑलमोस्ट मुझे नहीं लगता है कि बच्चे सारे होशियार हैं, अपने सबको पता होगा, मुझे नहीं लगता है कि किसी को कंफ्यूजन होगी। फिर भी देख लीजिए ऑप्शंस क्या हैं और जानने की कोशिश कीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए सेडिमेंट्री है, यानी कि जो तलहटी में जमा हो जाती हैं चीजें उनसे ये बनता है, और इसका सही आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर, संगमरमर भी इसी से आगे चल के डेवलप होता है जब काफी दिन के हो जाते हैं ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल कौन सा है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। गोवा का राजकीय खेल, गोवा का राजकीय खेल ऑप्शंस आर फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी या फिर हॉकी। देखो बच्चों, थोड़ा सा अपने यहाँ का फॉरेन है एक तरह से गोवा, तो फॉरेन में कौन सा गेम सबसे ज्यादा चलता है? फुटबॉल। फुटबॉल जो है गोवा का राजकीय खेल है। और यहाँ की राजकीय भाषा, गोवा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राजकीय भाषा कोंकणी है, और यहाँ का मुख्य व्यवसाय एक तो हो गया मछली पालन, दूसरा लौह उद्योग है, लोहा काफी ज्यादा प्रोड्यूस होता है। और क्या हो सकता है? नदी, इंपॉर्टेंट नदी कौन सी होगी? यहाँ की नदी मांडवी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है ये, काफी ज्यादा पानी सप्लाई करती है गोवा राज्य को। गोवा जो है भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है, सभी जानते हैं। और यहाँ की राजधानी क्या है? पणजी, पणजी है इसकी राजधानी। और बाकी भी चीजें होंगी जब हम अदर क्लासेस पढ़ेंगे ज्योग्राफी वगैरह की, हम वहां पे इनको डिस्कस करेंगे, अभी मुझे इतना ही ध्यान आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 29 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश भर के कितने स्कूलों में मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किया? मीट द चैंपियन यानी जो ओलंपिक पदक विजेता हैं, पैरालंपिक्स पदकों के विजेता हैं, उनके साथ में जो बच्चों को मिलाने का काम किया गया। तो इनके ऑप्शंस हैं, कितने स्कूलों में किया गया ये? ऑप्शंस हैं 32, 26, 40 या 48। कितने स्कूलों में मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किया गया, आपको बताना है। सारे करेक्ट नहीं है ये, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 26। 26 स्कूलों में मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किया गया। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।